हेलो क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में। अभी तक हमने नेटवर्क एलिमेंट जो हमारे बेसिक 3 नेटवर्क एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसमें से जो है रजिस्टर को जो है स्टडी किया है। रजिस्टर के बारे में हमने जाना है कि क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, किस किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है, कैसे उसको वेरी किया जा सकता है, उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ हमने जो है जान ली है। आज हम जानने वाले हैं दूसरे एलिमेंट को, जो है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर हमारा डीसी सर्किट में तो मेनली कम ही यूज होता है। जब हम ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो उसका डीसी में काफ़ी यूज है। इसके अलावा जो एसी है, एसी में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। डीसी में क्यों ज़्यादा यूज नहीं होता, हम ये भी जानेंगे। क्यों जो है डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आज की वीडियो में ही जानेंगे। इसके अलावा इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या इसका सिंबल है, क्या इसकी एसआई यूनिट है, क्या से इसका इन्वेंशन हुआ, किसने इसका इन्वेंशन किया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये सारी चीज़ भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अगर इंडक्टर के बारे में आपको जो कुल मिला के जो पूरा जानना है वो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी नेटवर्क एलिमेंट के लिए या नेटवर्क थ्योरी के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर इससे डिटेल अगर हम जानना होगा, इससे ज़्यादा अंदर हमें जाना होगा तो हम फिर पढ़ेंगे उसके बारे में मशीन में। जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे तब वो जानेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि इंडक्टर है क्या। इंडक्टर बेसिक हमारा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए एक फिजिकल एलिमेंट है। काम क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। कि एक हमारा एक वायर है, अगर इस वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, तो हमारा फ्लेमिंग्स थंब रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स कर्ल थंब रूल, वो कहता है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, अपने हाथ के अंगूठे को, सीधे हाथ के अंगूठे को रखेंगे, तो हमारी उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड होंगी उस डायरेक्शन में उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। ठीक है, अगर ये थंब मेरा ऊपर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके इस तरफ घूम रहा होगा। ठीक है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो है नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ पोल किस तरफ है। कैसे पता लगाओगे, देखो नॉर्थ पोल जो बनता है, जिस साइड से आपको उंगलियां घूमती हुई एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो उस तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। और जब हमको जो है उंगलियां घूमती हुई क्लॉकवाइज दिखाई दे, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उस तरफ बनेगा साउथ पोल। ठीक है, तो अगर इसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है तो आप देख के बता सकते हैं कि इसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा या नीचे की तरफ नॉर्थ होगा। क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसके उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दिख रहा है, तो मैं कहूँगा ऊपर की तरफ इसमें नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ साउथ पोल यहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो हमें बस इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है एनर्जी को। और अगर किसी भी वायर में करंट जा रहा है, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं फ्लक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, वेबर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं। ये आपको याद रखना है कि फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके चारों तरफ है वो हम बताते हैं फ्लक्स के रूप में कि हमारा ये फ्लक्स है। फ्लक्स की ऐसा यूनिट है वेबर, जिसको हम डब्ल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लक्स लिंक। अगर इसके वायर की कोइल बना दी जाए, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये सिंगल वायर था तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रहा था, तो फ्लक्स इसमें कम था, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड था। अभी हमने इसको जो है कोयल का शेप दे दिया। कोयल की शेप देने से क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गया है। अब ये जो है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा फ्लक्स लिंकेज है, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, कि इसमें कोयल के अंदर कितने मैंने टर्न लिए हैं, कितने मैंने इसमें चक्कर बनाए हैं। और दूसरा इसके फ्लक्स की वैल्यू पे, कि इसमें कितना फ्लक्स इसके चारों तरफ बन रहा है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज मैं बता सकता हूं कि मेरा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उसमें फ्लक्स लिंकेज कितना है। ठीक है, अब ये फ्लक्स डिपेंड करता है करंट पे। मैंने जैसे कि बताया कि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स। अगर इसमें कम करंट है तो छोटे लूप, बड़ा करंट है तो बड़े मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर बड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फ्लक्स है एन फाई, ये सीधा सीधा डिपेंड करता है किस पे, करंट पे, आई पे। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट होता है हमारा क्या,
एल इंडक्टर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ कि किसकी क्या वैल्यू है। ये फॉर्मूला आया हमारा एन फाई इक्वल्स टू एल आई। यहाँ से अगर मुझे एल निकालना हुआ तो एल होगा मेरा क्या, एन फाई अपॉन आई। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे एल की वैल्यू है इंडक्टेंस। ठीक है, यहीं से आप इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी, देखो ये तो कांस्टेंट है, नंबर है। अगर ये नंबर है तो नंबर की थोड़ी ना कोई यूनिट होती है। फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वेबर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या आ गई, वेबर पर एम्पेयर, या फिर इसको डिस्कवर किया था हेनरी ने, तो इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी हेनरी या फिर कैपिटल एच। ठीक है, या तो इसकी यूनिट हेनरी बोल सकते हैं या फिर वेबर पर एम्पेयर बोल सकते हैं। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि इसकी यूनिट बताइए कौन सी होती है, और उसमें जो है हेनरी आपको दिया ही नहीं होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वेबर पर एम्पेयर, एम्पेयर पर वेबर, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर, ठीक है, वेबर पर ओम। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको याद रखना है कि वेबर पर एम्पेयर इसकी जो है ऐसा यूनिट है। यहाँ पे एल क्या है, एल हमारा इंडक्टेंस है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल। अगर सीधे लाइन है तो मैं कहूँगा ये सिंगल टर्न है, आप इसको 0 टर्न नहीं बोलेंगे। अगर सीधी लाइन है तो उसको बोलेंगे सिंगल टर्न, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे फाई क्या है हमारा, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और आई है हमारा करंट इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर जितनी करंट गई है वो वैल्यू है इसकी क्या, करंट। अब बात करते हैं कि ये इंडक्टर जो है ये बना कैसे, मतलब इसमें हम जो है क्या क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये चीज़ें नोट करते रहना भाई, ये जरूरी चीज़ है, आपको रिवाइज करने के लिए भी जरूरी है। और इस पर बेस्ड बहुत बार ऐसा शायद ही कोई पेपर हुआ होगा जेई लेवल का या गेट लेवल का, ए लेवल का भी, कि उसमें कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो देखो, एक हमारा आ गया कोर, ये मेरा कोर है। ठीक है, ये आयरन का पीस है, मैंने कह दिया कि मेरा कोर है। ठीक है, ये है हो गया इसका एरिया। अब अगर इस पे मैंने जो है एक इंडक्टर या एक वायर को इसके ऊपर वाउंड कर दिया, इसके ऊपर लपेट दिया, ठीक है, ये हो गया, तो ये इसकी एक लंबाई हो गई L, इसका एरिया हो गया N, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो हो गया N, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, हमारे इंडक्टर की जो लंबाई है वो L, इसका जो एरिया बन रहा है, अब इसके ऊपर लपेटा तो जितना स्कोर का एरिया होगा उतना ही इसका वो एरिया होगा, वो एरिया हो गया A, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए N। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो इंडक्टेंस है वो लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना लंबा इंडक्टर होगा मेरा उतना इंडक्टेंस कम होता जाएगा। वो जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना उसका एरिया ज़्यादा होगा, जितना उसका मैं बड़ा चक्कर बनाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा क्या बनेगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होता रहेगा। और ये इंडक्टर जो है नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो इंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, AN² अपॉन L के। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाना तो कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट होगा हमारा क्या, म्यू। ठीक है, अब ये म्यू क्या है, ये एक नई टर्म सामने आ गई म्यू, अभी तक तो इसके बारे में नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ म्यू क्या है, लेकिन पहले इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार पूछा जाएगा। यहाँ पे म्यू है हमारी परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी बताता है हमारे की एबिलिटी टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द मटेरियल, मतलब किसी भी मटेरियल से कितने ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है, कितने अमाउंट में फ्लक्स मेरा पास हो सकता है से ईजिली, वो बताते हैं उसकी परमेबिलिटी। ठीक है, जैसे हमारा हाईवे बताता है कितने, जितने लेन का होगा हाईवे होगा हमारा,
उतने ज़्यादा उसमें वो ट्रैफिक एक बार में पास हो सकता है। अगर 8 लेन का हाईवे है तो उसमें 8 ट्रक एक साथ पास हो सकते हैं। 2 लेन का हाईवे है तो 2 ट्रक एक साथ में पास हो सकते हैं। ठीक है, ठीक ऐसी परमेबिलिटी बताता है कि जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मटेरियल के थ्रू ज़्यादा पास हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है परमेबिलिटी। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, एबिलिटी टू पास मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मटेरियल। ठीक है, अब ये जो मेजर किया जाता है ये हमेशा मेजर किया जाता है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये होता है म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू म्यू आर। मतलब म्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ एयर, परमेबिलिटी ऑफ एयर, और म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ एयर कितनी होगी, इसकी वैल्यू फिक्स है। म्यू नोट की वैल्यू वो है हमारी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नोट की वैल्यू है हमारी कितनी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसकी यूनिट है हेनरी पर मीटर। ठीक है, और रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, वो बस ये बताता है कि एयर के मुकाबले हमारा मटेरियल कितना गुना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने थ्रू पास कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा आयरन कोर है, अगर ये आयरन कोर है तो इसकी परमेबिलिटी लगभग 1600 से लेके 2000 के आसपास रहेगी। मतलब हम जो है अगर आयरन कोर यूज कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने थ्रू एयर के मुकाबले 1600 से 2000 गुना ज़्यादा अच्छे से पास कर सकता है। ठीक है, वहीं पर आज के टाइम पे अगर हम ट्रांसफार्मर में देखें तो हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं जिसकी परमेबिलिटी लगभग 3500 से लेकर 4500 के बीच में रहती है। तो ऑन एन एवरेज 4000 मान लेते हैं कि हमारे जो सिलिकॉन स्टील है उसकी परमेबिलिटी जो है 4000 है रिलेटिव परमेबिलिटी। इसका मतलब है कि वो एयर के मुकाबले उसकी जो रिलेटिव मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो 4000 गुना ज़्यादा अच्छे से जो है अपने थ्रू पास कर देगा। इसीलिए जो है हम जो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को एक मटेरियल पे वाउंड करते हैं, मटेरियल पे लपेटते हैं, ना कि उसको हवा में ही इसको या किसी नॉन मेटल के ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मटेरियल ढूंढ के रखते हैं कि कौन सा हमारा मटेरियल अच्छा है जिससे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छे से ज़्यादा पास हो और हमारा सर्किट जो है कंप्लीट बनता रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और इस चीज़ को ना भाई नोट करते रहना जरूर, इसके नोट्स बना लो, एक कॉपी ले लो, उस कॉपी पे नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इस चीज़ का रिवीजन करने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें फॉर्मूले आ गए हैं, अभी ही 2-3 तो फॉर्मूले यही आ गए। कौन कौन से आ गए फॉर्मूले, याद रखना भाई, फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। देखो एक फॉर्मूला तो ये आ गया L इक्वल्स टू N फाई अपॉन आई। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, L इक्वल्स टू म्यू N स्क्वायर A अपॉन L। दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कौन सा आया था, एक फॉर्मूला आया है हमारा अभी तक तो नहीं आया है, एक फॉर्मूला अब आएगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में फैराडे ने क्या कहा है, फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे ने काफ़ी सारे नियम दिए हैं जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो नियम दिया है वो है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब मैं इसको एक बार लिख दूं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर इज proportional to the rate of change of flux। मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके फ्लक्स के चेंज होने के, कि जितने तेजी से उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगी, जितने आराम से उसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है उतनी ही धीमे से उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगी। अगर उसमें फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसके अंदर वोल्टेज भी इंड्यूस नहीं होगी।
ठीक है, जैसे कि हमारे डीसी के केस में होता है, डीसी के केस में हम कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं तो फ्लक्स थोड़ी ना चेंज होगा, अब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगी, किसी तरह की कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ, ये तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के अंदर या बाहर कहीं पे भी हो सकता है, एन फाई अपॉन डी टी। इतना क्लियर है? देखो ये वाला फॉर्मूला एल आई बराबर एन फाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे एन फाई है, एन फाई को मैं क्या लिख लूँ, एल आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब अगर हमारा इंडक्टर लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है, इस बात को जरूर कंसिडर करना, इफ इंडक्टर इज लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, अगर हमारा इंडक्टर जो है लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है तो हमारा जो है वोल्टेज, इसको क्या बनेंगे, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, एल डी आई टी बाई डी टी। ठीक है, करंट थोड़ी ना कांस्टेंट है अभी। ठीक है, यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है, कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस वोल्टेज होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी, और वो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इंडक्टर होगा, एल होगा। ठीक है, तो वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। लेकिन क्या हो अगर हमारा जो इंडक्टर है वो लीनियर ना हो या फिर टाइम वेरिएंट हो, टाइम वेरिएंट हो यानी कि ये भी जो है टाइम का फंक्शन होगा, तो हमारा जो वी एल बनेगा वो बनेगा डी एल ऑफ टी और ये आई ऑफ टी अपॉन डी टी। ठीक है, तब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो पहले एल टी बाहर, डी आई टी अपॉन डी टी, उसके बाद डिफरेंशिएशन का रूल आपको तो पता ही होगा, मैं बता देता हूँ, एक बार नहीं पता था, डी ए बी अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में तो पहले ए बाहर, डी बी अपॉन डी टी प्लस फिर बी बाहर, फिर ए का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले हमने एल टी बाहर रखा, आई का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में, इस बार आई टी बाहर रखेंगे, आई ऑफ टी, टी इसलिए लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि हमारा ये है टाइम का फंक्शन है, और फिर ये डी एल टी अपॉन डी टी। अगर हमारा जो इंडक्टर है लीनियर ना हो या टाइम वेरिएंट हो तो हम जो है इस फॉर्मूले को कंसिडर करेंगे, लेकिन नॉर्मली ये वाला केस रेयरली ही आपके सामने आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वी एल वोल्टेज, वो क्या होगी, हमारी एल डी आई बाई डी टी होगी। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नोट रखना है, और कोई चीज़ अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैं जो है प्रॉब्लम्स बताता रहता हूँ, अगर आप पूछेंगे तो। हालांकि ज़्यादा लोग अभी पूछते भी नहीं हैं, एक दो ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, आप लोग वहाँ पे पूछेंगे तो भी मैं वहाँ पे बताता रहूँगा जितना भी मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने जो है यहाँ से निकाल लिया क्या, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करंट निकालने लगा तो करंट कितनी आएगी, वी एल अपॉन एल, ये आ गया नीचे और ये चला गया इस तरफ मल्टीप्लाई में, इंटू डी टी इक्वल्स टू डी आई। तो डी आई इक्वल्स टू कितना आ गया, वी एल अपॉन एल डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो आई आ गया मेरा कितना, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से टाइम टी तक, और ये आ गया वी एल डी टी। इसको टाइम का फंक्शन बना देते हैं। अब अगर माइनस इनफाइनाइट से टाइम टी तक है तो मैं इसको अगर तोड़ूं तो ये किन किन हिस्सों में टूटेगा, एक तो टाइम जीरो तक, दूसरा टाइम जीरो से टाइम टी तक। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू तब है कि जब से हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया उससे पहले से ही ये वैल्यू सर्किट के अंदर है। मतलब एक इंडक्टर है मेरा,
इसी इंडक्टर के अक्रॉस जब से हमें कंडीशन दी गई है, हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, उसके पहले से इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो कर रही थी जो कि 0 नहीं थी। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा उसकी इनिशियल करंट या फिर इनिशियल वैल्यू, वो करंट जो उसमें पहले से ही फ्लो कर रही थी, इनिशियल करंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I0 से। ठीक है, तो मेरा ये I ऑफ t हो गया I0, 0 से t VL dt। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई है और चीज़ें हमको बताई गई हैं अच्छे से। अब अगर बात की जाए इसके पावर के फॉर्मूले की, तो पावर का फॉर्मूला इसका बहुत आसान सा बन जाएगा। इंडक्टर के अक्रॉस पावर कितनी हो ही सकती है, पावर का हमें पता ही है, पावर इक्वल्स टू VI, तो पावर इक्वल्स टू VT और IT, VL IT। ठीक है, VL हमने पढ़ा है क्या है, LDI/dt, LDI/dt अपॉन dt इंटू IT। ये आ गया मेरा पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आ गया मेरा। इसको अगर मुझे एनर्जी निकालनी होगी कि किसी भी इंडक्टर में कितनी एनर्जी मेरी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब इन ए इंडक्टर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडक्टर के अक्रॉस मेरी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इसको अगर लिखूं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी STORED स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, तो एनर्जी का फॉर्मूला है ये, इसको E इक्वल्स टू या W इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन PT dt, मतलब पावर का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो मेरा बताएगा कि मेरी कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है। पावर मैंने अभी निकाली है, ये है ये वाली वैल्यू। ठीक है, पावर अगर मैंने अभी निकाली है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, पावर क्या आ गई, LDIT अपॉन dt IT इंटू dt। अगर ये dt से dt कैंसिल भी कंसिडर कर लिया जाए तो क्या आएगा, LIT, इसको पहले लिख रहा हूँ, इंटू DIT। ठीक है, अब L तो कांस्टेंट है, इसको चाहे बाहर लिखो या अंदर लिखो, इसका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ 0 से लेके करंट I के लिए, एनर्जी स्टोर्ड, इसको एनर्जी स्टोर्ड E ही लिखते हैं, कन्फ्यूजन होता है W से। ठीक है, L तो बाहर आ गया, 0 से करंट I के लिए IT DIT। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो किसी भी सिंगल वेरिएबल का अगर इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा I² अपॉन 2, ये मेरी एनर्जी। और इसको मैं सीधा सीधा करके लिखूँ तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ LI², जो कि आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा है तो ये मैं बता दूं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी ½ LI² होती है। डेरिवेशन आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आती तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगी, हमारी ½ LI² वैल्यू होगी, इसको याद रखना है। ठीक है, पक्का इसको याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर किसी चीज़ में अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ये एनर्जी को मैं बोलूँगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बोलूँगा या फिर मैग्नेटिक एनर्जी बोलूँगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में अपने अंदर स्टोर कर रहा है एनर्जी को इंडक्टर, तो ये मेरे क्या कहलाई जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी कहलाई जाएगी। और आप इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको अवॉइड करके आप आगे बढ़ के आगे वाली चीज़ें आप समझ पाएंगे। जब हम ट्रांजेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो कन्फ्यूज करेंगी, फिर आपको दोबारा से वापस इसी वीडियो पर आना पड़ेगा। तो अगर नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा देखिए वीडियो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे जो भी वो डाउट के रिगार्डिंग समझ में आएगा कि मैं उसको वहीं पे लिख के सोल्व कर दूं, बता दूं, या फिर उसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़े तो मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ और जो समझ में आनी है यहाँ से चीज़ें
वो कंक्लूजन हमारा निकलता है, वो कंक्लूजन ये है कि एनर्जी स्टोर्ड, क्या बोलते हैं, इंडक्टर डज नॉट अलाउड सडन चेंज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। मतलब कभी भी इंडक्टर में एकदम से करंट अगर चेंज हो जाएगी तो वो इंडक्टर उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, एकदम से उसमें कभी भी करंट चेंज नहीं हो सकती है। तो मतलब कैसे हो सकती है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एक 4 एम्पेयर का या 5 एम्पेयर का सोर्स है और आपने प्योर इंडक्टर को दे दिया ऐसा, ठीक है, ये मेरा इंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस जो करंट जा रही होगी वो 5 एम्पेयर ही जा रही होगी, बेसिक सी बात है, करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो करंट सोर्स में अगर आपने एकदम से सप्लाई हटा दी टाइम 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2 सेकंड के बाद आपने जो है एकदम से सप्लाई हटा दी, तो जो उसके आउटपुट पे वैल्यू आएगी, आउटपुट पे वैल्यू एकदम से उसमें चेंज नहीं आएगा, वो कुछ ऐसे से आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो है सप्लाई हटा दी तो मैं एकदम से यहाँ पे करंट मेरी 0 हो गई, नहीं होगी। वो जो है करंट का जो है सडन चेंज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है कि इंडक्टर। वहीं पर कैपेसिटर के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं इंडक्टर डीसी के अक्रॉस जो है ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं हम डीसी सब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा अभी VL इक्वल्स टू LdI/dt, मतलब अगर जो वोल्टेज इंड्यूस होगी किसी भी उसमें कॉइल में, वो वोल्टेज कितनी होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ करंट इनटू इंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर डीसी है तो उसके लिए, डीसी के लिए तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जैसे कि मैंने इसमें कहा। इसमें अगर मैं 5 एम्पेयर का सोर्स है तो इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी बन रही होगी, VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी बन रही होगी, 5 एम्पेयर का सोर्स है वो भी कांस्टेंट, तो d/5/dt। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, L इंटू 0, तो वोल्टेज कितनी बन रही है, ये बन गई मेरी 0। अगर वोल्टेज मेरी 0 बन गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये बिहेव करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज 0 बन गई, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर डीसी सप्लाई या कांस्टेंट सप्लाई, फॉर डीसी सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अक्रॉस इंडक्टर इज 0, ठीक है। अगर 0 वोल्टेज होगी तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांसफार्मर में कभी भी डीसी सप्लाई यूज ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर हम डीसी सप्लाई डालेंगे तो उसमें कोई ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोयल है तो कोयल का अपना एक इंडक्टेंस है, उसके क्रॉस करंट भी जाएगी, लेकिन करंट जाएगी तो डीसी के लिए तो उसका डिफरेंशिएशन होकर हमको उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगी और हमारे ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो बर्न कर जाएगी। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो है कभी भी ट्रांसफार्मर पे डीसी सप्लाई यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिंबल्स की कि इसके सिंबल क्या क्या हैं। ठीक है, इंडक्टर का सिंबल आपने तो पढ़ाई है कि कोयल जैसी शेप है और वो उसका सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में जो है प्रैक्टिकल जो हमारा इंडक्टर होता है वो प्योरली इंडक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्योर इंडक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी वायर का आप इंडक्टर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वायर है, उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। ठीक है, तो अगर मैं प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करूं और आइडियल इंडक्टर की बात करूं तो उन दोनों के सिंबल में डिफरेंस इतना ही रहेगा कि जो हमारा प्रैक्टिकल इंडक्टर रहेगा, ये है इंडक्टर जिसकी वैल्यू है L, ये है इंडक्टर इसकी वैल्यू है L और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो मैं कहूँगा इसको ये आइडियल इंडक्टर है, ये आइडियल इंडक्टर है और ये हमारा प्रैक्टिकल इंडक्टर है। प्रैक्टिकल इंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसका अपना एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है और जो कि प्रैक्टिकली नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर वो वायर का बना हुआ है तो वायर के लिए
वायर के अंदर वो होता है रजिस्टिविटी होती है उसकी लंबाई भी होती है, उसका कुछ अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अगर आप उसमें अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, लो रजिस्टिविटी वाला मटेरियल यूज करेंगे तो हो सकता है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या रहता है हमारा, क्या हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल की अगर बात की जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में दो टर्न के बीच में हमें कैपेसिटेंस इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। मतलब जैसे ये टर्न है, ये टर्न है, इन दोनों टर्न के बीच में एक छोटा सा हमें को कैपेसिटेंस बनता है। तो हर किसी के बीच में थोड़ा थोड़ा सा कैपेसिटर बनेगा, तो उसको हम अलग से दिखा देते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो एक कैपेसिटिव इफेक्ट भी इसमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वैल्यू है C, ये L और ये R। इसको मैं बोलूँगा हाई फ्रीक्वेंसी UENCY फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ इंडक्टर। ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है मेगा हर्ट्स में, गीगा हर्ट्स में, तो वहाँ पे आप इंडक्टर को एज इट इज इंडक्टर नहीं ले सकते, उसका कुछ कैपेसिटिव इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा। अब क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर का कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको पहले से नेग्लेक्ट करके लेके चलते हैं। आइडियल में तो हम मानते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में वो कंसिडरेबल आ जाता है, तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहा है। जब तक हम प्योर डीसी पढ़ रहे थे तब तक हमने जो है इंडक्टर की भी बात नहीं की थी, लेकिन जैसे ही हम जो है एसी की तरफ आने शुरू हुए, हमने पहले इंडक्टर की बात की, फिर कैपेसिटर की बात करी, फिर हम जो है एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे तो हमें कैपेसिटिव इफेक्ट भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल है उसका मेनली। कभी कभी जो है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाई बताइए इसमें से जो है इंडक्टर का सिंबल किस तरह प्रकार बनेगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपको बताना है कि इंडक्टर है तो उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए उसके शंटिंग में या उसके पैरेलल में हमको जो है कैपेसिटर दिखाना पड़ेगा। एक सिंबल बनता है उसका आयरन कोर्ड इंडक्टर। मतलब अगर हमारे एक इंडक्टर है और वो आयरन कोर पे वाउंड किया गया है, तो उसका सिंबल इस तरीके से बनेगा। ये दो वायर स्ट्रिप दिखाती है कि ये जो है आयरन कोर्ड है, ये जो है आयरन पे कोर किया गया है या आयरन के कोर के ऊपर लपेटा गया है। ठीक है, अभी तक इस वीडियो में आपको जो भी डाउट रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है। आप ये बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मुझे पता रहे कि एटलीस्ट जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक इस सिलेबस में आता है या फिर उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देने की कोशिश करूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।